हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल ओनली प्रैक्टिस पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पंचायती राज व्यवस्था चैप्टर के प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। दोस्तों, इस चैप्टर के 2 पार्ट होंगे। आज के इस पहले पार्ट में महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों का अभ्यास किया जाएगा और शेष सभी प्रश्नों को अगले पार्ट में अभ्यास किया जाएगा। और दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, ग्राम शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस साहित्य में मिलता है? तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, वैदिक साहित्य। दोस्तों, उत्तर की व्याख्या भी देख लेते हैं। ग्राम शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख वैदिक साहित्य में मिलता है। इस साहित्य में गांव की समृद्धि के लिए प्रार्थना की गई है। ग्राम वह क्षेत्र होता है जहां लोग मिलकर रहते हैं, प्रकृति से निकटता से जुड़े रहते हैं, उसी के अनुरूप आर्थिक गतिविधियां करते हैं, जैसे कृषि, पशुपालन, मत्स्य आदि। अगला प्रश्न देखते हैं, वैदिक काल में ग्रामीण प्रशासन का प्रमुख अधिकारी कौन था? तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, ग्रामणी। उत्तर की व्याख्या देख लेते हैं। वैदिक काल में ग्रामीण प्रशासन का प्रमुख अधिकारी ग्रामणी होता था। ग्रामणी का मुख्य कार्य गांव को चोर, डाकुओं एवं राज्य के भ्रष्ट अधिकारियों से पितृवत रक्षा करना था। उसे ग्राम सभा की बैठकों को बुलाने तथा गांव के लोगों पर अर्थदंड लगाने का अधिकार था। डॉक्टर बनर्जी के अनुसार वैदिक काल में मौलिक रूप से गांव स्वायत्त शासी संस्था थी और वह केंद्रीय नियंत्रण से मुक्त थी। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्यकालीन भारत में ग्रामीण स्वशासन की प्रणाली पंचायती व्यवस्था किन कारणों से कमजोर हो गई? तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी। उत्तर की व्याख्या देख लेते हैं। मध्यकाल में नगरों के विकास पर अधिक ध्यान दिया गया। वहीं मुगल काल में विशेषकर जमींदार एवं जागीरदारी प्रथा का विकास बड़े स्तर पर हुआ। इन सब कारणों से ग्राम पंचायतों का पतन हो गया। अतः ग्रामीण स्वशासन की प्रणाली नगरों के विकास पर अधिक ध्यान देने, जमींदार को बढ़ावा देने तथा जागीरदारी प्रथा के कारण कमजोर हो गई। इस समय जमींदारों का गांव पर नियंत्रण होता था, वह स्वयं कर वसूलता था। अगला प्रश्न देखते हैं, शिवाजी के काल में ग्राम प्रधान के रूप में कौन कार्य करता था? तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, पाटिल। उत्तर की व्याख्या देख लेते हैं। शिवाजी के काल में ग्राम प्रधान के रूप में पाटिल कार्य करता था। शिवाजी के समय में ग्रामीण प्रशासन में काफी सुधार हुआ। कुलकर्णी लिपिक था, जो मुख्य रूप से ब्राह्मण होता था। शिवाजी के प्रशासनिक व्यवस्था में अष्टप्रधान प्रशासन व्यवस्था प्रमुख थी, जिसमें कार्यों व उनके प्रशासनिक इकाइयों की उचित व्यवस्था की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रिटिश काल के दौरान किस वर्ष स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की गई? तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा, 1882, लॉर्ड रिपन के काल में। उत्तर की व्याख्या देख लेते हैं। ब्रिटिश काल के दौरान 1882 ईस्वी में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की गई। स्थानीय स्वशासन की दिशा में इससे पूर्व लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा किया था, जिसने 1793 में कॉर्नवालिस कोड का निर्माण किया था, जो पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित था। यह प्रणाली गांव के किसानों से जुड़ी थी, जिससे समस्याएं भी उजागर हुई। अगला प्रश्न देखते हैं, किस वायसराय को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, लॉर्ड रिपन को। उत्तर की व्याख्या देख लेते हैं। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, जिन्होंने 1882 ईस्वी में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की। इनके कार्यकाल 1880-84
को स्थानीय स्वशासन का जन्म काल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो हमारी इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, लॉर्ड रिपन। उत्तर की व्याख्या देख लेते हैं। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन 1880-84 को माना जाता है। इन्होंने 1882 ईस्वी में एक प्रस्ताव पारित करके स्थानीय स्वशासन की नींव डाली थी। कालांतर में भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा स्थानीय स्वशासन को एक हस्तांतरित विषय में परिवर्तित कर दिया गया और दोस्तों 1935 के अधिनियम में इसे और विस्तृत बनाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। और दोस्तों यदि प्रश्न रिपीट होते हैं तो वह आप लोगों के लिए उपयोगी होगा, क्योंकि वह आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो रिपीट हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत ग्राम पंचायतों का प्रावधान अभिव्यक्त किया गया है? तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, अनुच्छेद 40, जो कि नीति निर्देशक तत्व में आता है। उत्तर की व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 के तहत ग्राम पंचायतों के प्रावधान को अभिव्यक्त किया गया। यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। इसके तहत राज्यों को इनका गठन करने की शक्ति दी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, 1952। 2 अक्टूबर 1952 को इसकी शुरुआत की गई थी। इसे आप लोग याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तर की व्याख्या देख लेते हैं। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम को 2 अक्टूबर 1952 को प्रारंभ किया गया था। इसे जनता की सहभागिता के उद्देश्यों को लेकर प्रारंभ किया गया था, लेकिन यह अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में असफल रहा। अगला प्रश्न देखते हैं, बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज प्रणाली को किस स्तरीय पर बनाने की सिफारिश दी थी? तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, 3 स्तरीय। उत्तर की व्याख्या देखते हैं। वर्ष 1957 में गठित बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज प्रणाली को 3 स्तरीय बनाने की सिफारिश की थी, जिसमें ग्राम पंचायत समिति एवं जिला पंचायत शामिल है। ग्राम पंचायत और पंचायत समिति और जिला पंचायत शामिल है। प्रणाली को अपनाने हेतु सिफारिश की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर सर्वप्रथम किस राज्य में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को लागू किया गया था? तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, राजस्थान में। उत्तर की व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। दोस्तों इसमें उत्तर बी दिया हुआ है, लेकिन यह गलत है, क्योंकि 2 अक्टूबर 1959 को 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान में ही सबसे पहले शुरू किया गया था। तत्पश्चात 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया था। यह लूसेंट में दिया हुआ है दोस्तों, तो इस हिसाब से इस प्रश्न का उत्तर गलत दिया हुआ है। देखते हैं व्याख्या में क्या है। बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को लागू किया गया था, लेकिन दोस्तों यह आंध्र प्रदेश नहीं होगा, राजस्थान के नागौर में ही होगा। यहाँ देखिए लिखा है, वहीं सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। आप लोगों के हिसाब से इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पंचायती राज संस्थाओं के संबंध में अशोक मेहता समिति का गठन कब किया गया था? तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, वर्ष 1977-78। उत्तर की व्याख्या देख लेते हैं। पंचायती राज संस्थाओं के संबंध में अशोक मेहता समिति का गठन वर्ष 1977 में जनता पार्टी की सरकार द्वारा किया गया था। इस समिति ने त्रिस्तरीय के स्थान पर द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को बताया था।
अगला प्रश्न देखते हैं। किस समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी? तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, एल.एम. सिंघवी ने। एल.एम. सिंघवी ने दोस्तों 1986 में इसकी सिफारिश की थी। अगला प्रश्न देखते हैं और दोस्तों इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। वर्ष 1986 में गठित एल.एम. सिंघवी समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी। कालांतर में 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 के तहत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में पी.के. थुंगन समिति का गठन कब किया गया था? तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, वर्ष 1989। और दोस्तों पी.के. थुंगन साहब ने भी पंचायती राज को संवैधानिक बनाने के लिए सिफारिश की थी। उत्तर की व्याख्या देख लेते हैं। पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में पी.के. थुंगन समिति का गठन वर्ष 1989 में किया गया था। इन्होंने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, 73वां संवैधानिक संशोधन 1992। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत ग्राम सभा का प्रावधान है? तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, अनुच्छेद 243A। और दोस्तों यह अक्सर करके ऐसे आर्टिकल पूछते रहते हैं। तो आर्टिकल 243A में ग्राम सभा से संबंधित है और 243D आरक्षण से संबंधित है, जिसमें सभी प्रकार के आरक्षण है, चाहे SC ST हो या महिलाओं के लिए हो। और 243I में राज्य वित्त आयोग के गठन का उल्लेख है। और एक और आर्टिकल है, याद रखिएगा, 243 के राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित है। ये आर्टिकल याद रखिएगा, 243I और 243D आरक्षण वाला। अगला प्रश्न देखते हैं और दोस्तों इस उत्तर की व्याख्या भी देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 243A के अंतर्गत ग्राम सभा के गठन का प्रावधान है। इस अनुच्छेद को वर्ष 1993 में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत शामिल किया गया है। अनुच्छेद 243B पंचायतों के गठन ग्राम स्तर, मध्यवर्ती तथा जिला स्तर पर करने का प्रावधान करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। ग्राम सभा की कार्यपालिका है? तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, ग्राम पंचायत। उत्तर की व्याख्या देख लेते हैं। ग्राम पंचायत को ग्राम सभा की कार्यपालिका भी कहा जाता है। इसके सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है। ग्राम पंचायत के अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया राज्य द्वारा निर्धारित रीत के अनुसार होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा ग्राम सभा का कार्य है? तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, ये सभी। ग्राम सभा सामुदायिक कल्याण, बजट पर विचार विमर्श, वार्षिक लेखा पर चर्चा आदि कार्यों को करती है। अगला प्रश्न देखते हैं। इसके पहले दोस्तों उत्तर की व्याख्या देख लेते हैं। ग्राम सभा ग्राम विकास के प्रति प्रयत्नशील रहती है। वह गांवों की आवश्यकता अनुसार कार्यों को प्राथमिकता देती है। अतः सामुदायिक कल्याण, बजट पर विचार विमर्श तथा वार्षिक लेखा पर चर्चा करना आदि इसके प्रमुख कार्य हैं। सामाजिक एकता बनाए रखना इसका दायित्वपूर्ण कार्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। पंचायतों का निर्वाचन कौन करता है? तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर राज्य चुनाव आयोग करता है। उत्तर की व्याख्या देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 243K में पंचायतों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है, जिसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है।
यह आयोग पंचायतों के लिए चुनाव का पर्यवेक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में ग्राम पंचायत की कुल संख्या है। तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों भारत में ग्राम पंचायत कुल 2,55,780 और 780 है। और वहीं पर जिला पंचायत दोस्तों 660 है। और क्षेत्र पंचायत दोस्तों 6,834 है। ये फैक्ट याद रखिएगा क्योंकि पूछ सकता है। उत्तर की व्याख्या देख लेते हैं। भारत में ग्राम पंचायतों की कुल संख्या करीब 2,55,000 यानी कि 2,50,000 दिया है इसमें दोस्तों, लेकिन 2,55,000 और 780 है, इसे याद रखिएगा। जिसके तहत लगभग 6.2 लाख ग्राम आते हैं। भारत में पंचायतें स्थानीय स्वशासन संगठन के अंतर्गत आती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत पद आरक्षित होने चाहिए? तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए है, 33%। उत्तर की व्याख्या देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 243D के अंतर्गत प्रत्येक पंचायत में महिलाओं के लिए 1/3 स्थान आरक्षित है। अगस्त 2009 में केंद्र सरकार ने महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ाकर 50% तक कर दी है। बिहार, मध्य प्रदेश, केरल, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़ तथा मणिपुर में महिलाओं को पंचायती राज व्यवस्था में 50% आरक्षण दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में ग्राम पंचायतों की संख्या है। तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए है, गैर आबादी वाले गांव से अधिक। व्याख्या देख लेते हैं। भारत में ग्राम पंचायतों की संख्या गैर आबादी वाले गांवों से अधिक है। भारत में ग्राम पंचायतों की संख्या 2,50,000 से अधिक है। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर चुनाव होंगे? तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, 6 माह। उत्तर की व्याख्या देख लेते हैं। यदि पंचायत समय से पूर्व भंग हो जाती है तो 6 माह की अवधि के अंदर चुनाव करवाना अनिवार्य माना जाता है। चुनाव करवाने की जिम्मेदारी राज्य सरकार पर होती है, अतः सरकार यह सुनिश्चित करती है कि 6 माह के अंदर चुनाव संपन्न हो जाए। वैसे पंचायत की निर्धारित अवधि 5 वर्ष की होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, 21 वर्ष। उत्तर की व्याख्या देख लेते हैं। एक व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष निर्धारित है। ग्राम सभा का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष निर्धारित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। पंचायत के आय के स्रोतों में किसे शामिल किया जाता है? तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, व्यापार एवं रोजगार कर, मनोरंजन कर, दुग्ध उत्पादन कर। उत्तर की व्याख्या देख लेते हैं। पंचायत के आय के स्रोतों में व्यापार एवं रोजगार कर, मनोरंजन कर, दुग्ध उत्पादन कर तीनों को सम्मिलित किया जाता है। कर लगाने का अधिकार प्रधान के पास निहित होता है। दोस्तों यह हमारे वीडियो का आखिरी प्रश्न था। और दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो, आपके लिए उपयोगी हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।